नमस्कार मेरे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विवादास्पद फैसले के बारे में जो दिल्ली हाईकोर्ट ने 28 नवंबर को सुनाया था। और यह फैसला उन हजारों लोगों को प्रभावित करता है जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस यानी कि सीएपीएफ में भर्ती होना चाहते हैं। अगर आप भी मेरे दोस्तों सीएपीएफ में ज्वाइन करने के सपने को देखते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो मेरे दोस्तों देर मत कीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले आइए समझते हैं कि यह आखिर पूरा मामला क्या है। मेरे दोस्तों साल 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स यानी कि सीआईएसएफ में कांस्टेबल के पद पर रिक्रूट्स की भर्ती की थी। बात यह है कि 3 कैंडिडेट थे जो इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुए थे और ये सभी कैंडिडेट्स ने शारीरिक परीक्षा को पास भी किया था और रिटन एग्जाम में भी ये क्वालिफाई हुए थे और इनिशियल मेडिकल इवैल्यूएशन में भी मेडिकली ये फिट डिक्लेयर किए गए थे। उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर भी दिया गया था और वे अपने अपने ट्रेनिंग सेंटर्स में भेजे भी गए थे। लेकिन यहां होता है एक ड्रामेटिक ट्विस्ट। लगभग 6 मंथ के बाद ट्रेनिंग के बाद जब दोबारा फिर से मेडिकल असेसमेंट किया जाता है तो सामने आता है कि तीनों कैंडिडेट्स को यहां पर कलर विजन की प्रॉब्लम है यानी कि कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी है। कलर विजन जिसे हम लोग बोलते हैं यानी कि ये लोग कलर्स को सही तरीके से देख नहीं सकते हैं या पहचान नहीं सकते और सीआईएसएफ के अकॉर्डिंग यह एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी क्योंकि अगर कोई सोल्जर अगर कलर्स को सही तरीके से ही नहीं देख सकता है तो वह यूनिफॉर्म्स को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता यानी कि उसे पहचान नहीं कर सकता है और वह गलती से अपने ही कलीग्स को गोली भी मार सकता है या फिर इनोसेंट जो सिविलियंस हैं उनको नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसलिए उन तीनों का टर्मिनेशन ऑर्डर निकाल दिया गया और उन्हें प्रोबेशन पीरियड में ही निकाल दिया गया। अब यहां पर सवाल यह है कि यह सब कुछ किस नीति के आधार पर किया गया। साल 2013 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक नई पॉलिसी को यहां पर जारी किया, एक नई गाइडलाइन जारी करी और इस गाइडलाइन में यह कहा गया था कि जो भी कैंडिडेट्स डिफेक्टिव विजन या कलर ब्लाइंडनेस या कलर विजन से पीड़ित है वे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस और असम राइफल्स में रिक्रूट्स नहीं हो सकते हैं। अब यहां पर यह सवाल उठता है कि क्यों आखिर ऐसी कठोर नीति बनाई गई है। जवाब यहां पर बहुत ही सीधा और एक तार्किक है। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस यानी कि सीएपीएफ के पर्सनल को लेथल वेपन्स यानी कि हथियार दिए जाते हैं और उन्हें इंसर्जेंस यानी कि इंसर्जेंसी और टेररिस्ट के खिलाफ लड़ने के लिए भेजा जाता है सीआईसीटी ऑपरेशन के दौरान। ये एक्सट्रीमली डेंजरस सिचुएशन में होते हैं। अगर कोई सोल्जर यहां पर कलर ब्लाइंड्स है तो वह अपने आप को सही तरीके से प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, अपनी सिक्योरिटी नहीं कर सकता है, वह अपने साथी सोल्जर्स की भी सिक्योरिटी को खतरे में डाल सकता है और वह गलती से इनोसेंट सिविलियंस को नुकसान भी पहुंचा सकता है। एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं आप एक जंगल में जहां दुश्मन भी हो सकते हैं, अगर आपको यहां पर कलर्स सही तरीके से नहीं दिख रहे हैं तो आप यूनिफॉर्म को सही तरीके से यहां पर डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं या पहचान उसके नहीं कर सकते और आप गलती से ही अपने सोल्जर को दुश्मन समझ सकते हैं और वहां पर वो गोली चला सकता है। यही यहां पर यह कारण है कि गाइडलाइन यहां पर बनाई गई थी और नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए अब ये जो तीनों सोल्जर्स हैं उनको टर्मिनेटेड कैंडिडेट्स यहां पर जो तीनों कैंडिडेट्स है वो टर्मिनेटेड कैंडिडेट्स जो है असंतुष्ट थे। उन्होंने ये कहा कि यह नीति यहां पर गलत है, यह हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 के अंतर्गत यहां पर समानता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, ऐसा बताया गया। वे दिल्ली हाईकोर्ट में गए। आखिर जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और जस्टिस विमल कुमार यादव की जो डिवीजन बेंच थी उसमें इन कैंडिडेट्स के आर्गुमेंट क्या थे उनको सुनते हैं। सबसे पहले वे ये कह रहे थे कि यह नीति यहां पर आर्बिट्री है यानी कि मनमाने ढंग से बनाई गई है, यह यहां पर अनरीजनेबल है, कोई यहां पर ठोस कारण नहीं है, वह यह उनके फंडामेंटल राइट्स का यहां पर उल्लंघन कर रहा है। और उन्होंने ये कहा कि अल्टरनेटिव पोस्ट की बात करी कि अल्टरनेटिव पोस्ट दे दीजिए जहां कलर ब्लाइंडर्स यहां पर कोई ज्यादा
खास इसका रोल नहीं होता है, कोई महत्वपूर्ण नहीं होता है। साथ ही दूसरी ओर जो गवर्नमेंट्स के जो एडवोकेट थे, जो प्रशांत वर्मा जी थे, उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का यहाँ पर वो जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे, और गवर्नमेंट का यहाँ पर यह आर्गुमेंट था कि यह नीति पूरी तरह से यहाँ पर रीजनेबल है। समझने वाली बात है, क्योंकि सीएपीएफ एक कॉम्बैट लिंक्ड फोर्स है, वह सिक्योरिटी और ऑपरेशनल इंटेग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती है या नहीं किया जा सकता है, और प्रोबेशन पीरियड में लोगों को ही यहां पर टेस्ट किया जाता है कि वे सुटेबल है या नहीं है। साथ ही यहां पर पब्लिक सेफ्टी जो है इंपॉर्टेंट है और सर्वोपरि है। अब अदालत को यहां पर फैसला करना था, आखिर बेंच ने अपने जजमेंट में आखिर क्या कहा होगा, यह बहुत ही यहां पर इंपॉर्टेंट है। अदालत ने यह कहा कि पॉलिसी के बारे में जुडिशियल रिव्यू की एक लिमिट होती है, और अदालत सिर्फ यहां पर यह देख सकती है कि पॉलिसी आर्बिट्रेरी तो नहीं है, परवर्ज तो नहीं है, या फिर कोई यहां पर फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। लेकिन पॉलिसी बनाना यहां पर यह गवर्नमेंट का काम है, ये गवर्नमेंट इसको देखती है, अदालत नहीं देखती है। बेंच ने यह कहा कि हम इस गाइडलाइन को आर्बिट्री, अनरीजनेबल या परवर्जन नहीं कहेंगे। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर एक चीज यह देखने वाली बात है कि क्लियर और रैशनल ग्राउंड्स, यानी कि अर्थात यहां पर नीति स्पष्ट और तार्किक आधार पर बनाई गई है, और सीएपीएफ जो भी यहां पर काम करता है वह खतरनाक है, वो डायरेक्ट नेक्सस विद पब्लिक सेफ्टी, यानी कि मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसकी इस नीति का सीधा संबंध जो है पब्लिक सेफ्टी से होता है। अगर एक सोल्जर कलर्स को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता या पहचान उसकी नहीं कर सकता है, जैसे कि मैंने पहले कहा, तो यह सार्वजनिक सुरक्षा के लिए यहां पर एक खतरा हो सकता है। साथ ही एक्सपेक्ट, ये अगर असेसमेंट की इसका हम बात करते हैं, तो यह नीति नेशनल सिक्योरिटी के एक्सपर्ट्स के आकलन के आधार पर ही बनाई गई थी। अदालत ने यह कहा कि सीएपीएफ के पर्सनल को यहां पर हजार्ड्स कंडीशन में काम करना पड़ता है, टफ इलाकों में काम करना पड़ता है, काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म, वे जो इंसर्जेंस और टेररिस्ट के साथ जो कॉम्बैट किया करते हैं, ऐसी सिचुएशन में एक भी गलती यहां पर फटल हो सकती है। अदालत ने यहां पर यह देखा कि गाइडलाइन जो है प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होती है, यानी कि जो लोग 18 मई 2012 से पहले रिक्रूट किए जा चुके थे, उन पर यह नीति लागू नहीं होगी। इससे उन्हें टेस्टेड राइट्स नहीं छीने जा रहे हैं, और यह संवैधानिक नियमों के अनुरूप है। अब यहाँ पर यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि ये कैंडिडेट्स किस स्टेटस में आखिर थे। प्रोबेशनरी पीरियड में थे, जैसे कि मैं हमको बता चुके हैं, प्रोबेशनरी स्टेटस में थे, मतलब वे परमानेंट नहीं थे, वे सिर्फ 6 मंथ की ट्रेनिंग को ले रहे थे। प्रोबेशन पीरियड का मतलब यहाँ पर यह है कि गवर्नमेंट या इंस्टीट्यूट जिसमें वो ट्रेनिंग ले रहे हैं, यह देख रही है कि क्या यह पर्सन सुटेबल है या नहीं है। अगर सुटेबल नहीं है तो उसे यहां पर निकाला भी जा सकता है। और बेंच ने यहां पर यह कहा कि प्रोबेशनर्स को एक यहां पर इंडेफिजिबल या राइट नहीं होता कि वे सर्विस में कंटिन्यू कर सकते हैं, और प्रोबेशन ही तो उसी पर्पस के लिए है और सुटेबिलिटी को टेस्ट करने के लिए है। यह बहुत ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट वाली बात है मेरे दोस्तों, क्योंकि ये कैंडिडेट्स अभी परमानेंट नहीं बने थे, अभी उनका यहाँ पर एवोल्यूशन फेज था, इसलिए उन्हें यहाँ पर निकालना लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली जस्टिफाइड था। और बेंच ने यहाँ पर यह भी कहा कि ये कैंडिडेट्स जो अनलायर केसेस को साइट कर रहे थे, वो उन केसेस में लॉन्ग सर्विंग पर्सनल या साथ में प्रमोशनल डिस्प्यूट्स शामिल थे। लेकिन यहां तो ये फ्रेशली रिक्रूट्स ट्रेनी थे, इसलिए वे अलायर केसेस अप्लाई नहीं होते हैं। कैंडिडेट्स का एक यहां पर आर्गुमेंट यह भी था कि जब पहली बार मेडिकल असेसमेंट में अगर हम फिट यहां पर डिक्लेयर किए गए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो सेकंड असेसमेंट में हम अनफिट आखिर कैसे हो सकते हैं। और अदालत ने यहां पर यह कहा कि सीआईएसएफ के ट्रेंड और एक्सपीरियंस्ड मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं जो इन चीजों को जज किया करते हैं, और उनका असेसमेंट ही यहां पर फाइनल माना जाएगा। अगर दोबारा
असेसमेंट में कलर ब्लाइंडनेस की पकड़ाई होती है तो उसे यहाँ पर सीरियसली लिया जाएगा। इसमें कोई यहाँ पर मैलाफाइड्स नहीं दिख रहा है, यानी कि इसका मतलब यह होगा कि कोई गलत इरादे से यहाँ पर नहीं किया गया है, गलत इरादा नहीं दिख रहा है। बेंच ने यह कहा कि चिकित्सा की सुरक्षा और नैतिकता के मामलों में एक्सपर्ट ओपिनियन को यहाँ पर रेस्पेक्ट दिया ही जाना चाहिए। अब कैंडिडेट्स का एक और यहाँ पर आर्गुमेंट ये था कि वे ये कह रहे थे कि हम अल्टरनेटिव पोस्ट तो दे दीजिए, हम अपने देश की सेवा को करना चाहते हैं। ऐसे भी कुछ ऐसे पोस्ट होंगे जहां कलर ब्लाइंडनेस या कलर विजन का इशू नहीं होता है। बेंच ने शुरुआत में इसे यहां पर रिजेक्ट कर दिया था। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, फिर देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन सिर्फ कांस्टेबल जनरल ड्यूटी के लिए ही था। वह पब्लिक अपॉइंटमेंट्स को यहां पर स्ट्रिक्टली नोटिस टर्म्स के अनुसार ही फॉलो करना चाहिए। और आप नोटिफिकेशन में जो आप अप्लाई करते हैं, यानी कि जो हम अप्लाई करते हैं वही पोस्ट हमको मिलता है, लेकिन यहाँ अदालत ने ह्यूमैनिटी यहाँ पर दिखाई है। अदालत ने यहाँ पर यह कहा कि आप इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो। मतलब यहाँ पर यह है कि ये कैंडिडेट से सीआईएसएफ को यहाँ पर लेटर लिख सकते हैं और अपनी सिचुएशन को यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर सीआईएसएफ ऐसी कोई यहाँ पर पोस्ट को देख सकता है जहां कलर विजन या कलर ब्लाइंडनेस का कोई भी यहाँ पर इशू ना हो, तो वह यहाँ पर विचार कर सकती है, यानी कि सीआईएसएफ वो इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है। लेकिन सीआईएसएफ को 10 वीक का ही यहाँ पर समय दिया गया है इस रिप्रेजेंटेशन को डिसाइड करने के लिए। अदालत ने सख्ती भी यहाँ पर दिखाई और फ्लेक्सिबिलिटी भी यहां पर दिखाई है। आइए अब पूरे फैसले को यहां पर एक बार समराइज कर लेते हैं। अदालत ने कहा कि 2013 की गाइडलाइन कॉन्स्टिट्यूशनली यहां पर वैलिड है। गाइडलाइन आर्बिट्री है और गाइडलाइन यहां पर अनरीजनेबल नहीं है। मैं आपको जो चीज बता रहा हूं ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। यह नेशनल सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर नेसेसरी है और सीएपी यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में ऑपरेशनल रेडीनेस को कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। और मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, प्रोबेशनर्स को टर्मिनेट भी किया जा सकता है अगर वो मेडिकली अनफिट हो ड्यूरिंग ट्रेनिंग, और टर्मिनेशन ऑर्डर्स को अपहोल्ड भी किया गया। सभी रिट पिटीशन को यहां पर डिसमिस भी किया गया और साथ में कैंडिडेट्स को यहां पर 10 वीक्स में अल्टरनेटिव पोस्ट के लिए रिप्रेजेंटेशन सबमिट करने का मौका भी मिला है, यानी कि मौका दिया गया है। बेंच ने यहां पर यह कहा कि नेशनल सिक्योरिटी और ऑपरेशनल रेडीनेस को कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। अब यह फैसला मेरे दोस्तों आखिर क्या मायने रखता है, क्या इंपैक्ट यहां पर होगा भविष्य में, और जो युवा यहां पर तैयारी कर रहे हैं सीएपीएफ रिक्रूटमेंट्स में, अब आने वाली सभी सीएपीएफ रिक्रूटमेंट्स में कलर ब्लाइंडनेस, कलर विजन को स्ट्रिक्टली डिस्क्वालीफाइंग फैक्टर माना जाएगा। किसी को इसमें छूट बिल्कुल भी नहीं मिलेगी और यह सरकार के लिए एक बड़ी यहां पर जीत मानी जा सकती है। और एप्लीकेंट्स के लिए, अगर आप यहां पर कलर ब्लाइंड है, कलर विजन की प्रॉब्लम है और सीएपीएफ को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो अब आपका रास्ता बहुत ही यहां पर नैरो है, बहुत ही टफ है। लेकिन रिप्रेजेंटेशन का रास्ता अभी भी खुला है अदर आर्म्ड फोर्सेस में। शायद यही यहां पर प्रिंसिपल सिद्धांत अन्य आर्म्ड फोर्सेस में भी अप्लाई जरूर होगा, क्योंकि सभी आर्म्ड फोर्सेस को सेम सिक्योरिटी यहां पर कंसर्न हुआ करते हैं। प्रोबेशन पीरियड की महत्ता की अगर हम बात करते हैं तो यह भी इस फैसले से यह क्लियर हो चुका है कि प्रोबेशन पीरियड में कोई भी पूर्ण सुरक्षा नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, ट्रेनिंग के दौरान कुछ होता है, मेडिकली अनफिट होता है, तो आप किसी भी समय निकाले जा सकते हैं अगर आप सुटेबल नहीं होंगे। नेशनल सिक्योरिटी वर्सेस इंडिविजुअल राइट्स की अगर हम बात करते हैं तो यह फैसला एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश को देता है कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए कुछ इंडिविजुअल राइट्स को लिमिट भी किया जा सकता है। यह कॉन्स्टिट्यूशनली जस्टिफाइड हो सकता है। अब यहां पर एक सवाल यह है कि क्या यह फैसला बिल्कुल सही है? सरकार की दृष्टि से अगर हम इसको देखते हैं तो सरकार के लिए यह फैसला बहुत अच्छा हो सकता है। यह सीएपीएफ की ऑपरेशनल रेडीनेस को प्रोटेक्ट करता है
और साथ में नेशनल सिक्योरिटी को यहाँ पर प्रायोरिटी देता है। यह एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी देता है कि हम क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। लेकिन कलर ब्लाइंड लोगों के लिए, कलर विजन जिनको दिक्कत है, उनके लिए यह फैसला डिस्क्रिमिनेटरी लग सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें यह लगता है कि वे अपने देश की सेवा नहीं कर सकते हैं और उन्हें यह लगता है कि उन्हें पूरी तरह से यहाँ पर एक्सक्लूड किया जा रहा है मेडिकल पर्सपेक्टिव के तौर पर। अब यहाँ पर एक सवाल यह है कि क्या कलर ब्लाइंडर्स या कलर विजन रियली यहाँ पर क्या सीरियस है? साधारण कलर ब्लाइंडर्स में एक पर्सन बाकी सभी काम बिल्कुल नॉर्मल ढंग से कर सकता है। शायद यहाँ पर स्पेसिफिक टाइप्स के कलर ब्लाइंडर्स को स्पेसिफिक पोस्ट में अलाउ भी किया जा सकता था। अगर हम इंटरनेशनल तौर पर देखें, हम दुनिया को देखें, तो कुछ देश ऐसे भी हैं जहां कलर विजन, कलर ब्लाइंडनेस पीपल को मिलिट्री में सर्व कर रहे हैं, उनको लिया जाता है। तो सवाल यहां पर यह है कि क्या हमारा स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा यहां पर कठोर है? लेकिन दूसरी तरफ इंडियन कंडीशंस यहां पर अलग हैं। हमारे सीएपीएफ को डिफिकल्ट ट्रेन में, डिफिकल्ट सिचुएशन में काम करना पड़ता है, जो हमारा जियोग्राफी है भारत का। शायद इसलिए स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया यहां पर है। यह फैसला कानूनी दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अदालत ने क्लियरली यहां पर स्टैब्लिश किया है कि जब पॉलिसी की अगर बात हो तो जुडिशियल रिव्यू की एक लिमिट यहां पर होती है और अदालत ऐसे सभी पॉलिसीज को नहीं यहां पर ओवरटर्न कर सकती है जो रेस्ट्रिक्टिव है। अदालत सिर्फ यह यहां पर देख सकती है कि क्या आर्बिट्री है या नहीं। अदालत ने यहां पर यह भी कहा कि कलर ब्लाइंडेड कैंडिडेट्स को एक्सक्लूड करना एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन है। रीजनेबल क्लासिफिकेशन का मतलब यह है कि एक सिमिलर कैटेगरी के लोगों को अलग तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, लेकिन उसका यहां पर एक रैशनल बेसिस है। यह फैसला मेरे दोस्तों फ्यूचर के लिए एक बहुत बड़ी यहां पर प्रेसिडेंट सेट कर सकता है कि पब्लिक सेफ्टी के नाम पर कुछ यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। यह एक क्लियर मैसेज है कि प्रोबेशन सिर्फ एक फॉर्मेलिटी यहाँ पर नहीं है और प्रोबेशन में असल में लोगों को यहाँ पर टेस्ट किया जाता है। वैसे यहाँ पर एडवोकेट रजत अरोरा जो थे वो कैंडिडेट्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे थे और उन्होंने यहाँ पर एक कठिन केस को लड़ा है। उनकी तरफ से जो कैंडिडेट थे गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ा है, नेशनल सिक्योरिटी की बातों के सामने लड़ा है और यह एक चैलेंजिंग केस था मेरे दोस्तों। लेकिन यह कानूनी प्रणाली का यहाँ पर सौंदर्य है कि हर व्यक्ति को अपने केस को प्रेजेंट करने का राइट है, उसका अधिकार मिला है। तो मेरे दोस्तों इस पूरे केस से आखिर हमें क्या सीखना चाहिए? यहाँ पर हमें सीखना चाहिए कि नेशनल सिक्योरिटी को यहाँ पर सीरियसली लेना चाहिए और गवर्नमेंट अपनी फोर्सेस को सबसे यहाँ पर कैपेबल बनाना चाहती है। यह एक लेजिटिमेट कंसर्न है। और नंबर 2 यहाँ पर यह है कि प्रोबेशन पीरियड यहाँ पर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों। अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो प्रोबेशन को सीरियसली लेना चाहिए और यह सिर्फ यहाँ पर फॉर्मेलिटी नहीं है। नंबर 3 यहाँ पर यह है कि अल्टरनेटिव सॉल्यूशन यहाँ पर हो सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन से यहाँ पर दे सकते हैं। अगर आप यहाँ पर कलर ब्लाइंड है, कलर विजन की प्रॉब्लम है, तो शायद ऐसे ही अन्य गवर्नमेंट जॉब्स हैं जहां यह एक इशू नहीं होता है। नंबर 4 क्या हो सकता है? कानून में लॉजिक होता है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले में यहाँ पर लॉजिक और रीजनिंग होते हैं या हाई कोर्ट में, इन्हें समझना यहाँ पर जरूरी है। और नंबर 5 यहाँ पर यह कि जुडिशियल रिव्यू की सीमा है। अदालत हर बात में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, कुछ चीजें गवर्नमेंट के डिस्ट्रक्शन में होती हैं। तो यह था मेरे दोस्तों दिल्ली हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला कलर विजन सीएपीएफ रिक्रूट्स के बारे में। एक तरफ यहाँ पर यह नेशनल सिक्योरिटी को यहाँ पर प्राथमिकता देता है, तो वहीं दूसरी तरफ यह थोड़ी कठोरता भी दिखाता है। लेकिन यहाँ पर कानूनी रूप से अदालत ने यहाँ पर एक सही निर्णय को दिया है और गवर्नमेंट के पास यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने का हक है। और मेरे दोस्तों यह गाइडलाइन उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे दोस्तों अंत में अगर आप भी सीएपीएफ में ज्वाइन करने की सोच रहे हैं या पैरामिलिट्री फोर्सेस में, तो अपनी मेडिकल फिटनेस को सीरियसली लिया करें
और अगर आप कलर ब्लाइंड या कलर विजन की दिक्कत हो तो अल्टरनेटिव पाथ को एक्सप्लोर करो। मेरे दोस्तों, क्या आप इस फैसले से सहमत हैं? क्या आप मानते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए ऐसी रेस्ट्रिक्शन से क्या जस्टिफाइड है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय को जरूर बताएं। और अगर आप ऐसे अन्य टॉपिक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, फिर मुलाकात होगी। भारत माता की जय।